दुश्मनों के बीच घिरे हुए घायल अभिमन्यु ने जीरो की ओर रुख किया। ऐसी परिस्थितियों में जीरो हमेशा संकट मोचन की तरह अभिमन्यु के काम आता रहा है। जीरो, कोई अच्छी योजना बताओ, अभिमन्यु ने जीरो से पूछा और साथ ही खून बहने से रोकने के लिए घाव को जोर से दबाए रखा। भगवान का शुक्र है कि उन्होंने अपने तीर में जहर नहीं लगाया है। अगर ऐसा होता तो मेरा शरीर अब तक नीला पड़ चुका होता और मैं बस अपनी आखिरी सांस का इंतजार कर रहा था। अभिमन्यु बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस दुनिया में लोग हथियारों पर जहर का उपयोग करने से कतराते हैं, क्योंकि उनका सामना अभी तक ऐसे किसी भी एक दुश्मन से नहीं हुआ था जिसने ऐसा किया हो। चिप ने तुरंत उसके घाव की जांच की और कुछ जानकारी भेजी। ये एक विशेष तरह के धनुष से छोड़ा गया तीर है, जिसकी रफ्तार सामान्य धनुष से छोड़े गए तीर की लगभग 2 गुनी है। इस आघात से आप बहुत तेज गति से खून खो रहे हैं। जितना जल्दी युद्ध समाप्त करके आराम करेंगे उतना अच्छा होगा, जीरो ने चेतावनी दी। जीरो की सूचना सुनकर अभिमन्यु कुछ देर सोचता रहा और उसे एहसास हुआ कि तीर की रफ्तार बहुत अधिक थी। इसी कारण जीरो उसे अपनी ओर आता पकड़ नहीं पाया और उसने उससे बचने की कोई चेतावनी नहीं दी, जो अमूमन किसी भी आघात से पहले जीरो देता था। इतना सोचने के बाद अभिमन्यु ने अपने तरकश से एक और तीर निकाला। हालांकि वो बहुत दर्द में था, फिर भी उसने पूरी ताकत से धनुष को खींचा। अत्यधिक दर्द होने के कारण उसका पूरा चेहरा पसीने से तरबतर हो गया था। इस तरह की कठिनाई के साथ उसे अपनी सटीकता बनाए रखने के लिए और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी। जैसे जैसे डाकू नजदीक आए, उनके घोड़ों की खुरों की आवाज तेज होती गई। अभिमन्यु तेज गति से बाहर की ओर कूदा और हवा में होते हुए ही उसने एक तीर चलाई, पर उस तीर का निशाना चूक गया और वो जाकर सबसे आगे वाले एक घोड़े के पैर पर जा लगा। वो घोड़ा यहां वहां भागने लगा। उसे देख बाकी घोड़े भी डर गए। सबसे आगे वाले 2 घोड़ों ने रुककर अपने खुरों को ऊपर उठाया, पर घुड़सवार ने जल्दी ही लगाम खींचकर दोनों को फिर से नियंत्रण में ले लिया। वो हमसे बच नहीं सकता, घुड़सवार डाकुओं में से एक चिल्लाया। कोई सवाल ही नहीं उठता। 2 अन्य घुड़सवार डाकुओं ने अपनी गति बढ़ा दी और अभिमन्यु की ओर भागे। सबने रास्ते में अपने अपने मयान में से तलवार खींच ली। जैसे ही अभिमन्यु ने तलवारों के मयान में से निकलने की आवाज सुनी, उसने तुरंत अपना धनुष फेंक दिया और लोहे के चाबुक को एक सिरे से पकड़ लिया। अभिमन्यु ने अपने स्थान के करीब आने वाले खुरों की आवाज को ध्यान से सुना। उसने क्षण भर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और जंजीर का एक किनारा उस पेड़ पर लगा दिया जिसकी आड़ में वो छिपा था। जब आवाज अभिमन्यु के एकदम पास पहुंची तो उसने जल्दी से चाबुक को उसी दिशा की ओर फेंक दिया। काले लोहे का चाबुक दूसरी ओर के पेड़ के चारों तरफ घूमकर उसमें फंस गया और आते हुए घोड़े उससे टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो जमीन पर गिर पड़े। घुड़सवार डाकुओं में से एक घोड़े से गिर गया और उसका सिर जमीन पर एक पत्थर से टकरा गया। अपनी इस चाल की सफलता से अभिमन्यु बहुत खुश हुआ। उसने चाबुक को छोड़ अपनी तलवार निकाल ली और अपनी ओर आते हुए डाकू की ओर जोरदार तलवार का प्रहार किया। पहाड़ी डाकू ने भी अभिमन्यु की तलवार को अवरुद्ध कर दिया और बाद में जवाबी कार्य में लात मारने का प्रयास किया। अभिमन्यु पीछे हट गया, लेकिन फिर से हमला करने से पहले उसे पीछे से एक वार होने की आशंका हुई और बहुत अधिक चपलता होने के कारण फुर्ती से उसने उस वार से खुद को बचा लिया। छोटे चूहे, घुड़सवार डाकू जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज सलादीन के निवासी की तरह लग रही थी। अभिमन्यु इस आवाज को पहचानता था, क्योंकि पिछली बार जब जंगल में सलादीन जासूसों से उसका सामना हुआ था तब उन्होंने ऐसी ही भाषा का प्रयोग किया था। दूसरा डाकू जो लगभग अभिमन्यु द्वारा मारा गया था, उसने खड़े होने का यह मौका लिया और हवा में तलवार लहराते हुए अभिमन्यु पर धावा बोला। ठीक उसी वक्त एक और डाकू ने अभिमन्यु पर हमला किया। अभिमन्यु जवाबी कार्रवाई नहीं कर सका और उसे पीछे हटना पड़ा। इन दोनों घुड़सवार डाकू ने पूरी तरह समन्वय में अभिमन्यु पर हमला करना जारी रखा और धीरे धीरे हमले की रफ्तार भी बढ़ाने लगे।
हालांकि अभिमन्यु ने लगभग हर हमले को रोक दिया, लेकिन उन्हें अपने विरोधियों को झेलने में काफी तकलीफ हो रही थी। दोनों का एक दूसरे के साथ प्रभावशाली समन्वय है और वे निश्चित रूप से एक शीर्ष स्तरीय शूरवीर के करीब हैं। यहाँ तक कि संग्राम सिंह जैसे को भी उनका सामना करने में परेशानी होती। अभिमन्यु बाहर से शांत लग रहा था, लेकिन वो वास्तव में परेशान हो रहा था। अभिमन्यु एक लात की आघात से पीछे जा गिरा, जिससे बचने में वो विफल रहा था, क्योंकि वो बखूबी जानता था कि वो एक जगह पर रुक नहीं सकता। इसलिए गिरते ही वो दाहिनी ओर लुढ़क गया। घोड़ों पर बैठे हुए 2 तीरंदाज डाकुओं ने 4 तीरों का वार इतनी देर में अभिमन्यु पर कर दिया, पर सही वक्त पर लुढ़कने की वजह से वो इनसे बच तो गया, पर बायां हाथ जमीन पर रगड़ के कारण घाव और भी दर्दनाक हो चुका था। अभिमन्यु एक झाड़ी में छिप गया और सांस लेने के लिए दूसरे पेड़ के पीछे भागा। वो जोर जोर से सांस लेने लगा और उसकी ठुड्डी से पसीने की बूंदें भी टपकने लगीं। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? अभिमन्यु वास्तव में घबराया हुआ था और वो ये भी जानता था कि वो भाग नहीं सकता। 2 शूरवीर जो शीर्ष स्तर और शानदार तालमेल का परिचय दे रहे थे, और लगभग 2 सटीक तीरंदाज जो हमला करने के लिए बस अभिमन्यु के एक जगह पर रुकने का इंतजार कर रहे थे। इन सब बातों के कारण वो भागने का जोखिम नहीं उठा सकता था, उसे लड़ना ही होगा। इसके अलावा वो 2 शूरवीरों के खिलाफ सामने सामने जीत भी नहीं पाएगा। अभिमन्यु ने काफी सोचा, लेकिन वो किसी योजना पर नहीं पहुंच सका। वो अपनी असहाय स्थिति पर निराश होने लगा था। उसकी वर्तमान स्थिति पासा के साथ हुई झड़प से बहुत खराब थी। पासा के चाकू इन तीरों की तुलना में बहुत धीमे थे, जो उसे चिप द्वारा एकत्र की गई जानकारी को पढ़ने से आसानी से समझ में आ जाते थे। पर इस बार ये तीर अत्यधिक रफ्तार होने के कारण जीरो की पकड़ में भी नहीं आ रहे थे। जीरो, मुझे कोई उपाय बताओ, अभिमन्यु ने आदेश दिया। सहन शक्ति जल्दी गिर रही है, कृपया दुश्मनों को चकमा दो और यहाँ से भागो, जीरो ने सूचना दी। अगर इन विशिष्ट तीरंदाजों का सवाल ना होता तो मैं तुमसे पूछता ही नहीं। कृपया बेतुकी योजना मत बताओ, अभी भाग पाना संभव नहीं है, अभिमन्यु ने गुस्से में चिप को उत्तर दिया। आपके सिर के बाएं हिस्से पर 1 सेकंड बाद जोरदार आघात होगा, चिप ने चेतावनी दी। अभिमन्यु ने अपना सर नीचे कर लिया और अपनी तलवार से पलटवार किया। डाकुओं ने हमले को सफलतापूर्वक रोक लिया और उन्होंने पूर्ण समन्वय के साथ फिर से आक्रमण शुरू कर दिया। अभिमन्यु इन दोनों के बीच बिल्कुल ही असहाय महसूस कर रहा था। वो किसी भी तरह जवाबी कार्रवाई करने में अक्षम हो रहा था, और जिस तलवारबाजी पे उसे इतना घमंड था, वो उसकी कहीं मदद नहीं कर पा रहा था। उन 2 डाकुओं के पास उच्च कोटि का तलवार कौशल था, जिससे उनकी गतिविधियों में बहुत कम या कोई अनावश्यक कार्रवाई नहीं हुई जिसका फायदा अभिमन्यु उठा सके। अभिमन्यु को जवाबी कार्रवाई का मौका ही नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि 2 घुड़सवार डाकुओं में से एक के हमले से चूकने के बाद दूसरा तुरंत आक्रमण कर दे रहा था। दोनों ने एक के बाद एक अभिमन्यु पर हमला करना जारी रखा। वो दबाव लगाकर अभिमन्यु को किसी तरह झाड़ियों से बाहर मैदान में ले जाना चाह रहे थे। एक बार जब मैं झाड़ी से बाहर आ जाऊंगा तो तीरंदाज मुझ पे किसी भी तरह से आसानी से हमला कर देंगे। उन्हें तो करीब आने की भी जरूरत नहीं है। ऊपर से तीर की रफ्तार अत्यधिक होने के कारण चिप भी मुझे कोई चेतावनी नहीं देगा और मैं किसी ना किसी तीर का शिकार हो जाऊंगा। अभिमन्यु ने स्थिति को ठीक से समझा, लेकिन दोनों के हमले बहुत ज्यादा कारगर थे और ना चाहते हुए भी धीरे धीरे अभिमन्यु पीछे की ओर झाड़ी से बाहर निकलता दिख रहा था। अगर उसके पास चिप द्वारा निर्मित विशेष तलवार कौशल सेट नहीं होता तो अभिमन्यु कब का मर चुका होता। जीरो की एकदम सटीक सलाह के कारण वो किसी तरह इन सारे वारों को झेल रहा था। हालांकि ऐसा करते वक्त उसके घाव और ज्यादा खुल रहे थे और जमीन की रगड़ ने उस घाव को थोड़ा और दर्दनाक बना दिया था। वो बहुत तेज गति से खून और सहन शक्ति दोनों खो रहा था और उसकी आंखों के आगे भी अंधेरा सा छाने लगा था। साथ ही अत्यधिक पसीना बह जाने के कारण उसे पानी की कमी भी बहुत महसूस हो रही थी। इतनी कम उम्र होने पर भी तुम बहुत पारंगत योद्धा हो,
तुम किसी बहुत बड़े राजसी परिवार के मालूम होते हो। कौन हो तुम? डाकू में से एक ने पूछा। इस तरह का कौशल किसी बहुत बड़े कुल से होने पर ही संभव है, और ये कोई बहुत शक्तिशाली गुरु ही सिखा सकता है। तुम्हारा कौशल और ताकत सच में बहुत अधिक है। एक अच्छे कुल में जन्म लेने का यही फायदा होता है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अगर उस्ताद सुखिया यहाँ होते तो ये बच्चा कब का मर चुका होता, या फिर वो तुम्हें अपना शागिर्द बना लेते, दूसरे डाकू ने कहा। अभिमन्यु ने कराहते हुए कहा, और किसी डकैत का शागिर्द? तुरंत ही दूसरे डाकू ने कहा, डकैत नहीं, बागी हैं हम। जो गरीब प्रजा से छीना जाता है हम वो वापस लेते हैं। बात करते वक्त भी उन्होंने अपनी तलवार धीमी नहीं की और दोनों तरफ से आक्रमण जारी रहे। हर हमले के साथ एक और हमला होता था। अभिमन्यु को बहुत कोशिश करने के बाद भी आक्रमण का एक मौका तक नहीं मिल पा रहा था। वो अपना चाकू निकालना चाहता था, लेकिन उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं था। अचानक उनमें से एक अभिमन्यु की छाती पर लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा काट करने में सफल रहा। खेल खत्म, इतना कहते हुए एक डाकू ने फिर दूसरा प्रहार पूरी ताकत के साथ अभिमन्यु पर कर दिया। अभिमन्यु ने अपनी तलवार से उस वार को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो अभी भी जमीन पर गिरा हुआ था। उस आघात के बाद वो खड़ा नहीं हो पाया था। उसकी सारी योजना विफल हो गई थी और हाथ पर लगा हुआ वो घाव और ज्यादा बदतर हो चुका था। एक और दूसरा इस तरह का तीर वो झेल नहीं पाता। अभिमन्यु ने महसूस किया कि पिछले जन्म में मृत्यु के साथ हुए साक्षात्कार के बाद अब मृत्यु के साथ ये उसकी दूसरी भेंट है। हालांकि उसके शरीर से खून बहना बंद हो चुका था, पर फिर भी वो शक्तिहीन और असहाय हालत में था। उसके पास 2 शीर्ष स्तर के शूरवीर और 2 पारंगत तीरंदाजों के साथ एक साथ निपटने का कोई रास्ता नहीं था। उसकी दृष्टि पहले से ही बहुत धुंधली थी, लेकिन वो अभी भी डाकुओं को धीरे धीरे तलवार लहराते हुए उसकी ओर आते हुए देख सकता था। जीरो, क्या कुछ किया जा सकता है? अभिमन्यु ने सोचा। जीवित रहने की संभावना 5.15% कोशिश करने के अलावा कोई योजना उपलब्ध नहीं है। जीरो से ऐसी निराशाजनक सूचना सुनकर अभिमन्यु ने सारी उम्मीदें खो दी। उसने अपनी आंख बंद कर ली और परमात्मा को याद करने लगा। उसकी आंखों के सामने पिछले जन्म तथा इस जन्म में किए हुए उसके सारे संघर्ष उसे याद आने लगे। कैसे अपनी अथक मेहनत के बल पर उसने पिछले जन्म में अपने लिए एक अलग नाम बना लिया था और 1 करोड़ से ज्यादा लोग उसे पसंद करते थे। फिर अचानक अकाल मृत्यु होने के कारण उससे वो सब छीन लिया गया जो उसने इतनी मेहनत से हासिल किया था, और उसे एक अलग ही दुनिया में चारों तरफ खतरे के बीच भेज दिया गया था, और वो भी एक ऐसे शरीर में जो बेहद ही कमजोर था। उसने इतने विषम हालातों में भी हार नहीं मानी और तब से लेकर आज तक हर रोज खुद को इतना शक्तिशाली बनाया कि वो इतनी आसानी से यूं ही ना मारा जाए। उसने वो सब कुछ किया जो कोई भी उत्कृष्ट व्यक्ति इन हालातों में कर सकता था। आखिर वो जिंदगी और मौत के बीच त्रिशंकु बनकर कब तक लटका रहेगा? परमात्मा बार बार उसका इम्तिहान क्यों ले रहे हैं? क्या हर जन्म में अपनी अधूरी इच्छाओं के साथ मर जाना ही उसकी नियति है, या इस बार कोई ऐसा चमत्कार होगा कि वो मौत की आंखों में आंखें डालकर अपनी जिंदगी उससे वापस छीन लाएगा? इतना सोचते हुए उसके चेहरे पर एक अलग ही संतुष्टि का तेज आ गया। वो अब खुद को भगवान की मर्जी के हवाले करने जा रहा था। अब अगर वो यही चाहते तो यही सही। उनकी मर्जी को ना उसने तब नकारा जब पिछले जन्म में अकस्मात ही उसकी मृत्यु हुई, और ना अब नकारेगा। उसने आंखें खोली और दोनों तलवार बाजों को तलवार लेकर हंसते हुए अपने पास आते देखा। अब क्या होगा? क्या अभिमन्यु फिर से मारा जाएगा, या कोई रास्ता है? क्या भवानी सिंह आकर उसे बचा पाएंगे? क्या सचमुच भगवान की यही मर्जी है?
परिणाम पर आश्चर्यचकित नहीं था, पर वो मरना नहीं चाहता था। उसने फिर से अपना रुख जीरो की ओर किया और अपनी जिंदगी की कमान जीरो के हाथों में सौंप दी। जो भी ठीक लगे वो योजना कार्यान्वित करो, अभिमन्यु ने कहा। वो जमीन पर लेटा हुआ था और आकाश की ओर देख रहा था। कई बादल धीरे धीरे चल रहे थे और एक नन्ही चिड़िया थोड़ी सी ऊपर उड़ रही थी। आकाश एक बड़े रत्न की तरह दिख रहा था। अभिमन्यु ने सोचा, रत्न? ऐसा लगा जैसे उसे कुछ याद आया। ओम, अभिमन्यु ने बिना कुछ सोचे समझे उच्चारण किया। अचानक तीव्र हरी रोशनी ने उसे ढक दिया और उसके शरीर से बहुत तीव्र किरणें निकलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सूरज की तरह चमकता हुआ ऊर्जा का कोई गोला हो। ये क्या है? पीछे हटो! डाकुओं को आश्चर्य हुआ और वे तुरंत पीछे हट गए। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कुछ भयानक देखा हो। एक आवाज के साथ चारों तरफ सब कुछ रंगीन की जगह काला और सफेद हो गया और वक्त जैसे अपनी जगह रुक सा गया। डाकू जैसे अपनी जगह पर थम गए। उनका एक पैर हवा में था। पेड़ से गिर रहे पत्ते जमीन तक नहीं पहुंचे और हवा में लटके रहे। एक घुड़सवार डाकू अभिमन्यु पर अपने क्रॉसबो का निशाना साधते हुए जम गया। सुनहरी धूप भी सिर्फ काले और सफेद रंग के मिश्रण में तब्दील हो गई। कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। चलती हुई हवा भी जैसे रुक सी गई थी। उसके शरीर से हरी बत्ती निकलती रही। उसके चारों ओर सब कुछ थम सा गया। कुछ भी गतिशील नहीं रह गया था। अभिमन्यु को समुद्र की गंध की याद दिलाते हुए कुछ गड़बड़ हो सकती थी। अभिमन्यु ने महसूस किया कि उसका शरीर किसी कोमल हवा की परत से ढका हुआ है। चेतावनी, चेतावनी! विकिरण से आपका शरीर संक्रमित हो रहा है। संग्रहित ऊर्जा की खपत तेजी से हो रही है। 10%, 9%, 8%, 7%। शून्य रिपोर्ट करता रहा। आखिरकार अभिमन्यु को एहसास हुआ कि वो अभी भी जीवित है और वो जल्दी से खड़ा हो गया। फिलहाल समुद्र की लहरों की तरह बहने वाली लगातार लहरें उसके शरीर पर हरी बत्ती की तरह चमक रही थी। वो उन दोनों डाकुओं की ओर बढ़ा। अचानक श्वेत और श्याम रंग की मोनोक्रोमैटिक अवस्था अपने पूर्व रंग में लौट आई और यहां तक कि सभी चीजों की गति भी वापस सामान्य हो गई। डाकुओं के कदम, पेड़ों से हवा के झोंकों का शोर और पक्षियों की चहचहाहट, सब कुछ पहले जैसा हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सब कुछ वापस आ गया। अभिमन्यु के शरीर से हरी बत्ती गायब हो गई और दुनिया एक बार फिर अपने मूल रंग में रंग गई है। वो डाकू अभी भी पीछे हट रहे थे, लेकिन उनके सिर अचानक जमीन पर गिर गए और पीछे की ओर लुढ़क गए। उनके गले से खून निकल आया और उनके अस्तित्व के अवशेष जमीन पर गिर पड़े। वो कोई अदृश्य शक्ति थी, जादूगरों के खेल के जैसी। अभिमन्यु पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया था और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या किया। उसने दो कटे हुए सिरों को देखा जिनकी आंखें अभी भी खुली थी। ऊर्जा स्तर 0 हो गया, जीरो ने सूचना दी। अभिमन्यु ने एक पल के लिए सोचा कि वो केवल सपना देख रहा था। हालांकि ये सिर्फ एक पल में हुआ था, फिर भी उसने अपने सिर के ऊपर से उड़ने वाले 3 क्रॉसबो बोल्ट से बचते हुए शरीर को तेजी से नीचे किया। उसने अपनी खंजर निकाली और बाकी घुड़सवार डाकुओं की ओर फेंक दिया। घुड़सवार डाकुओं में से एक मारा गया और मरते मरते उसकी चीख निकल पड़ी, जबकि अन्य 3 अपने घोड़ों पर डर के मारे भाग गए। अभिमन्यु ने 2 मृत डाकुओं की पैसों की थैली लूट ली और वापस कारवां की ओर चल पड़ा। वो अपने सभी घावों के दर्द को महसूस करने में असमर्थ था, पर फिर उसे लगा कि उसके दिमाग में लगातार दर्द हो रहा है। वो वापस लौटने के लिए कारवां की दिशा की ओर भागा।
अभिमन्यु ने सोचा कि उसके पास जो शक्ति थी वो उससे अलग थी, लेकिन शायद ये शक्ति उसके पास पहले से मौजूद थी और वो इस तथ्य की वजह से ज्यादा भ्रमित था कि आखिर समय अभी भी स्थिर क्यों है। यह शक्ति इतनी महान और रहस्यमय थी कि इसने उसे और अधिक भयभीत कर दिया था। वो दौड़ता रहा, इस बात से अनजान कि कितना समय बीत चुका है। अंत में अभिमन्यु की धुंधली दृष्टि से उसने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जिससे वो परिचित था। पिताजी! अभिमन्यु की आवाज कांप रही थी और वो भवानी सिंह की बाहों में गिर गया। भवानी सिंह बहुत घबराया हुआ था और आसपास के लोग भी चिल्ला रहे थे। अभिमन्यु को लगा कि उसके दिमाग में दर्द बढ़ रहा है। उसने भवानी सिंह की आंखों में अपना प्रतिबिंब देखा। अभिमन्यु के घाव से खून निकल रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें एकाग्र नहीं थी। चिप उसे सूचना भेजे जा रही थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुन सकता था। उसके दिमाग से आ रहे दर्द ने उसे सोचने से भी रोक दिया था। इस घटना के 15 दिन बाद सबसे आगे गाड़ी में भूरे बालों वाला एक किशोर खिड़की के बाहर देख रहा था। उसका शरीर ग्रे पट्टियों से ढका हुआ था और उसका चेहरा पीला दिख रहा था। अभिमन्यु, क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? भवानी सिंह ने गहरी आवाज में पूछा। बेहतर है पिताजी, मुझे लगता है कि मैं जल्दी ही पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा, अभिमन्यु ने कहा। अच्छी बात है, अगली बार मैं तुम्हें अकेले लड़ने नहीं दूंगा। यह कहते हुए भवानी सिंह को थोड़ी राहत महसूस हुई। अभिमन्यु मिश्रित भावनाओं के साथ मुस्कुराया। उन्हें जंगल से निकले 15 दिन हो चुके थे और वो तकरीबन 2 दिनों तक कोमा में रहा, लेकिन धीरे धीरे आखिरकार उसकी नींद खुल ही गई। चिप के मुताबिक उसकी मांसपेशियां बुरी तरह घायल हो चुकी थी और उसका काफी खून बह गया था। उसके दोनों हाथों की हड्डियां भी टूट गई थी और उसे मध्यम आघात का स्ट्रोक भी आया था। इस दुनिया के लोगों की काया पृथ्वी की तुलना में सामान्य रूप से बेहतर थी। पृथ्वी पर इस तरह की चोट से उबरने में किसी अस्पताल में उसे कम से कम 2 महीने लग जाते, लेकिन यहां वो केवल 15 दिनों में ठीक हो गया था। अपने दैनिक प्रशिक्षण की मदद से वो बहुत तेजी से ठीक हो रहा था। अभिमन्यु ने खिड़की के किनारे हाथ रखा और सुंदर दृश्यों को देखने लगा। दरअसल वो चिप की मदद से कोई जानकारी चेक कर रहा था। उसने ये पता लगाने की कोशिश में इत्मीनान से अच्छा खासा समय बिताया कि आखिर उस दिन वास्तव में हुआ क्या था। उसने इस बारे में सोचा कि ये अंगूठी उसे पासा के शरीर पर मिली थी, लेकिन शायद मरने से पहले उसने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया होगा। अगर उसने ऊर्जा का इस्तेमाल किया होता तो अभिमन्यु निश्चित रूप से मर जाता। उसने ऊर्जा की खपत का विश्लेषण करने में कई दिन लगा दिए और इसकी तुलना उसने पहले इस्तेमाल की गई मध्यम ऊर्जा से की। अभिमन्यु आखिरकार समझ चुका था कि चिप ने रिंग को सक्रिय क्यों नहीं किया। विकिरण ऊर्जा का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब मालिक के शरीर में पहले से ही समान ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा हो, और इसे केवल कमांड का उपयोग करके सक्रिय किया जा सकता है। पहली बार अंगूठी ने केवल कुछ हरी बत्ती और चपलता में वृद्धि की थी, लेकिन इसके बाद ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे लगता है कि इसके बिजली उत्पादन को सीमित करने के लिए रिंग में किसी प्रकार की प्रणाली होनी चाहिए, अभिमन्यु ने सोचा। अभिमन्यु ने अपनी विशेषता को बढ़ाने के लिए विकिरण शक्ति का उपयोग किया और चिप ने उसे अपने शरीर में एक निश्चित मात्रा में शक्ति को संग्रहित करने में मदद की, जो कि अंगूठी का उपयोग करने के लिए बिल्कुल सटीक हो। चिप ने सारी शक्ति निकाल ली और रिंग पर निर्धारित सीमा को तोड़ दिया। उस दिन उसने सही आदेश देकर सफलतापूर्वक शक्ति को सक्रिय कर ही लिया। चिप से विकिरण शक्ति पूरी तरह से बाहर निकल रही थी और उसने इस शक्ति का पूरा इस्तेमाल किया था। परिणाम मजबूत लेकिन भयानक था। पासा ने शायद इसे हाल ही में प्राप्त किया होगा, नहीं तो वो मरने से पहले शक्ति का उपयोग कर सकता था। जाहिर है
वो इसे स्वयं सक्रिय नहीं कर सका होगा, इसलिए उसने अंगूठी के उपयोग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, कुछ विकिरण शक्ति को अपने शरीर में संग्रहित करने के लिए इसे अपने पास रखा होगा। अभिमन्यु ने अनुमान लगाया। चलो, आखिरकार अंत में मैं समझ ही गया कि चिप ने अंगूठी का उपयोग क्यों नहीं किया। उस दिन भयानक शक्ति ने मेरी मांसपेशियों को बहुत नुकसान पहुंचाया था। शायद ऐसा समय की ठंड की वजह से हुआ हो और मेरी गति एक असंभव स्तर तक बढ़ गई हो, शायद जिससे मैं समय से भी तेज हो गया था। हालांकि सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट क्यों हो गया? शायद यह विकिरण की ही शक्ति का प्रभाव था जिससे चारों ओर का रंग बदल गया था। गाड़ी धीरे धीरे बढ़ रही थी और अभिमन्यु अभी भी अनुमान लगा रहा था। जीरो, मुझे उस दिन का प्रकाश स्पेक्ट्रम दिखाओ, अभिमन्यु ने आदेश दिया। सूर्य के प्रकाश का रंग विकिरण ऊर्जा द्वारा हटा दिया गया था, जिससे सफेद के अलावा कोई दूसरा रंग नहीं दिख पा रहा था, लेकिन परछाइयां काली बनी रहीं। इसलिए आप केवल श्वेत और श्याम रंग ही देख सकते थे, जीरो ने सूचना दी और उसने प्रकाश स्पेक्ट्रम का एक ग्राफ दिखाया। उस समय जो भी परिवर्तन हुए उन्हें प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ पर कॉलम बदलते रहे। मेरे शरीर पर हरी बत्तियां क्यों थीं? अभिमन्यु ने पूछा। आप उस रोशनी के स्रोत थे, जीरो ने सूचना दी। जीरो अभिमन्यु के प्रश्नों का शीघ्रता से विश्लेषण कर सकता था, इसलिए उसने तुरंत ही उत्तर दे दिया। अभिमन्यु ने हल्का सा अपना सिर हिलाया। उसने अपनी और उस शक्ति की ऊर्जा को समान करने और संग्रहित विकिरण ऊर्जा का उपयोग करने की कोशिश की। अगर चिप ने ऊर्जा नहीं निकाली तो मैं खुद से इस रिंग का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए अंगूठी के मालिक के भीतर अंगूठी के जितनी ऊर्जा की जरूरत होगी, इसका मतलब है कि मालिक के भीतर पहले से ही इस तरह की ऊर्जा का कोई स्रोत होना चाहिए। ऐसी ऊर्जा वाले लोग अवश्य ही जादूगर होंगे। अभिमन्यु ने अंगूठी को छूते हुए सोचा। इस बात की सबसे अधिक संभावना है कि अंगूठी केवल जादूगरों द्वारा ही सक्रिय की जा सकती हो। 2 डाकुओं ने कहा था कि यह मंत्र मुग्ध करने वाली कोई चीज है। अभिमन्यु ने धीरे से पन्ने की अंगूठी को रगड़ने के लिए अपनी उंगली का उपयोग करते हुए अंगूठी को ध्यान से देखा। अभिमन्यु थोड़ी देर पन्ने की अंगूठी के साथ खेलता रहा और फिर उसे उंगली में पहन लिया। वो अपनी जिंदगी बचाने के लिए, जो लगभग उसने खो दी थी, अंगूठी और भगवान को बार बार धन्यवाद देता रहा। उसके मन में ये विचार भी हिलौरे ले रहे थे कि अगर उसके अंदर जादूगरों की शक्ति आ जाए तो शायद वो अपने सारे सपने पूरे कर लेगा। जमीन पथरीली होने की वजह से गाड़ियां बहुत धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रही थी। बारिश के दिन नजदीक आ रहे थे, पर बादलों को देखकर ऐसा लगता था कि मानो उनकी छुट्टियां चल रही हों। दूर दूर तक बारिश का कोई आसार नहीं लग रहा था। आसमान पूरी तरह साफ था और सूरज की रोशनी बिना किसी रुकावट के धरती को जला देने पर आमादा थी। शराब से भरी हुई एक बोतल पकड़े हुए भवानी सिंह आगे वाली गाड़ी में अभिमन्यु के सामने आकर बैठ गए। अच्छा हुआ हमें नहाने और धोने के लिए नदी मिल गई, वरना कारवा में से बहुत बदबू आने लग गई थी। भवानी सिंह ने बोतल से शराब की एक घूंट ली और कहा, हमारे पास अभी भी पानी का अभाव है। हमारी खुशनसीबी होगी अगर हमें 10 दिनों के अंदर एक और नदी मिल जाए। मुझे अभी भी पसीने की हल्की हल्की बदबू आ रही है। अभिमन्यु ने हंसते हुए कहा, नक्शे के अनुसार हम जिस रास्ते से जा रहे हैं वो नदी के पास से गुजरने वाला सबसे छोटा रास्ता है। भवानी सिंह ने नक्शे की ओर इशारा करते हुए अभिमन्यु से कहा। अभिमन्यु ने अपने पिता के थके हुए चेहरे को देखा। भवानी सिंह अभी भी बहुत बलशाली थे, पर शरीर और मन के घावों की वजह से उनकी मानसिक स्थिति पर प्रभाव जरूर पड़ा था। उन्होंने सब कुछ खो दिया था और उन्हें अपने दोस्तों और चाहने वालों से हाल ही में बहुत बड़ा धोखा मिला था, जिसकी उन्हें कतई भी उम्मीद नहीं थी।
अगर आज उनके दोस्त और भरोसेमंद उनके साथ होते तो वो बहुत बहादुरी से अपने परिवार और प्रजा की सलादीन के आक्रमण से रक्षा करते। अगर ऐसा करते हुए उन्हें अपने प्राणों की आहुति देने की भी जरूरत पड़ती तो वो किंचित भी नहीं घबराते और बेहद ही संतोष और खुशी के साथ हंसते हंसते अपनी जान दे देते। वो मौत उनके लिए इस जीवन से तो कहीं अधिक सुखमय होती। ये भगौड़ापन उन्हें बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। अपने बेटे और उसके भविष्य के अलावा उनके पास जीने का कोई और मकसद नहीं था। अभिमन्यु ने आह भरी। वो जानता था कि सेनापति संग्राम सिंह का विश्वासघात भवानी सिंह के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन किया भी क्या जा सकता था। भवानी सिंह के टूटे हुए दिल पर सिर्फ समय ही अपना बलहम लगा सकता है। पिताजी, मैं अन्य गाड़ियों की जांच करने जा रहा हूं, अभिमन्यु ने हल्के स्वर में कहा। जरूर, लेकिन ज्यादा भाग दौड़ मत करना जिससे तुम्हारे घाव पर असर पड़े, भवानी सिंह ने भौहें ऊंची करते हुए कहा। अभिमन्यु ने जवाब में सिर हिलाया और 1 सेकंड के लिए भवानी सिंह के चेहरे की ओर देखा, फिर गाड़ी खोलकर नीचे कूद गया। दरवाजा खोलने से अंदर आती सूरज की रोशनी में भवानी सिंह के लंबे बाल और अधिक चमकदार और काले दिखाई दे रहे थे। वे खिड़की से बाहर कहीं दूर देख रहे थे, जैसे उन्हें अतीत की याद आ रही हो। ये यात्रा अभिमन्यु और भवानी को किस मंजिल तक पहुंचाएगी? क्या एक बार फिर से वो दोनों अपना साम्राज्य वापस पा सकेंगे?